और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल महसूस होता है। पहले छोटी जंगें, फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नाजरीन, हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन हर बार एक नया अंदाज लेकर। दोस्तों, जहां तक फलस्तीन की बात करें, फलस्तीन पहले से ही एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। दुनिया में पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक नेटवर्क है, जैसे CIA, मुसाद, MI6। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचिए, कल सुबह अगर आप नींद से जागे और न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिगेन। सोचिए, एयरपोर्ट्स बंद, ऑयल प्राइसेस आसमान पर चली जाए और इंटरनेट भी स्लो हो जाए और हर मुल्क अपनी फौज को अलर्ट पर ले आए। क्या ये सिर्फ हॉलीवुड मूवीज का सीन है, या फिर दुनिया वाकई एक ऐसी तरफ बढ़ रही है जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है? आज की वीडियो में हम गहरे एनालिसिस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 के मुमकिन साइंस, रशिया, अमेरिका और चाइना क्या कर रहे हैं। इसराइल की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और मुस्लिम कंट्रीज को किस चीज से होशियार रहना चाहिए। फलस्तीन का फ्यूचर अगर ग्लोबल वॉर होती है, और इंटेलिजेंट एजेंसीज बैकग्राउंड में क्या रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी अफवाह या नफरत के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है कि दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 अचानक नहीं हुई थी। उससे पहले भी दुनिया में अलायंसेस बन रहे थे, आर्म रेस चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे और छोटी छोटी जंगें हो रही थी। और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल महसूस होता है। पहले छोटी जंगें, फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर अलायंसेस का एक्टिव होना और फिर ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट। नाजरीन, हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन हर बार एक नया अंदाज लेकर। 2022 के बाद रशिया और यूक्रेन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स ने दुनिया को डिवाइड कर दिया। एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो से। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं रहा। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस देखे गए, ग्लोबल फूड शॉर्टेज हो गई, वेपन सप्लाई का रिकॉर्ड लेवल, सैंक्शंस और इकोनॉमिक वॉर। लेकिन दोस्तों, सबसे डेंजरस बात क्या है? न्यूक्लियर रिटॉरिक। जब भी कोई न्यूक्लियर पावर खुद को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट महसूस करे, दुनिया टेंशन में आ जाती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूक्लियर वॉर का रिस्क कम इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। यानी इसका मतलब है किसी एक ने भी न्यूक्लियर पावर का यूज किया तो दोनों तबाह हो जाएंगे। इसलिए यह कॉन्फ्लिक्ट अभी तक कंट्रोल्ड एस्केलेशन में है। दोस्तों, जहां तक हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। अमेरिका का फोकस 3 मेजर फ्रंट्स पर है। अमेरिकन AI बेस्ड वेपन्स, अमेरिकन वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहा है। यूरोप में रशिया को कंटेन करना, एशिया में चाइना को बैलेंस करना और मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना। दोस्तों, फ्यूचर में वॉर्स ट्रेडिशनल तरीके से कम और नॉन कंटेम्प्रेरी तरीके से ज्यादा होंगी, जैसे कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल। लेकिन अमेरिका डायरेक्ट ग्लोबल वॉर नहीं चाहता क्योंकि उसकी इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, चाइना ओपनली वॉर में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन क्वाइटली अपनी पावर बिल्ड कर रहा है। साउथ चाइना सी में टेंशन, ताइवान का इशू, इकोनॉमी एक्सटेंशन थ्रू बेल्ट एंड रोड। अगर ताइवान पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका और चाइना के दरमियान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है और ये सिनेरियो वर्ल्ड वॉर जैसा हो सकता है। चाइना की अप्रोच ज्यादातर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक है, यानी डायरेक्ट वॉर से बचने वाला। दोस्तों, जहां तक इसराइल की बात करें, इसराइल अपनी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देता है, जैसे कि इसराइल एडवांस डिफेंस मिसाइल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर फोकस करता है। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी सेंसिटिव रीजन है, जैसे कि ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन, लेबनान बॉर्डर इशू, गाजा कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी आने वाले वक्तों में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मिडिल ईस्ट क्या पता फिर से सेंट्रल स्टेज बन जाए। दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखता है और यही ग्लोबल पॉलिटिक्स का रूल है। दोस्तों, जहां तक फलस्तीन की बात करें, फलस्तीन पहले से ही एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ सकता है, रीजनल पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, हिस्ट्री बताती है
कि जब बड़ी पावर्स टकराती हैं तो छोटे और ऑक्युपाइड इलाके सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इसलिए फलस्तीन का मुस्तकबिल लार्जली डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जहां पर इतना कुछ हो रहा है तो मुस्लिम कंट्रीज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मुस्लिम वर्ल्ड ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक है, जैसे ऑयल रिजर्व, इंपॉर्टेंट सी रूट्स, यंग पॉपुलेशन, लेकिन आखिर चैलेंज क्या है? इंटरनल डिविजन्स, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर ग्लोबल वार जैसी सिचुएशन बनी, मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ानी होगी और न्यूट्रल डिप्लोमेसी को अडेप्ट करना होगा। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी चीज है इंटरनल स्टेबिलिटी। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सीक्रेट एजेंसीज के बारे में, जो या तो जंग बढ़ा दें या तो जंग को रोक भी सकती हैं। दुनिया में पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक नेटवर्क है, जैसे CIA, मुसाद, MI6, और इनका काम होता है अर्ली वार्निंग्स देना, साइबर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। मूवीज में अक्सर इन्हें विलेन दिखाया जाता है, लेकिन असल दुनिया में इनका प्राइमरी रोल अपनी मुल्क की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। अक्सर इंटेलिजेंस एजेंसीज शेयरिंग वॉर्स को प्रिवेंट करती हैं। दोस्तों, साइबर वॉरफेयर बहुत साइलेंट होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होती है तो हो सकता है कि सबसे पहला अटैक इंटरनेट और सैटेलाइट पर हो। दोस्तों, क्या वर्ल्ड वॉर 3 वाकई मुमकिन है? शॉर्ट आंसर, पॉसिबल है, लेकिन इनएविटेबल नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस सबको डराता है। ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, हर मुल्क ट्रेड पर डिपेंड करता है, इसलिए डायरेक्ट ग्लोबल वॉर का चांस कम है। लेकिन रीजनल वॉर्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 का वर्ड ड्रामेटिक लगता है, लेकिन असल पावर अवेयरनेस में है। दुनिया एक ट्रांजिशन फेज में है। ओल्ड सुपर पावर्स और राइजिंग पावर्स के दरमियान इंस्टीट्यूशंस काम करते रहे तो शायद दुनिया एक और बड़ी जंग से बच जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? दोस्तों, क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है या वाकई दुनिया किसी बड़ी तब्दीली के करीब है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर से आऊंगा मैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।